अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपसे जो है हमने दो वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया था। बेसिक टर्म्स जो है वो हमने डिस्कस कर ली थी, तो बेसिक टर्म्स को ही हम लेके चल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, उसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स और एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको कोशिश करूँगा कि समझाऊँ अच्छी तरह। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो लिखा हुआ है वो मैक्सिमम इफेक्ट है। मैक्सिमम इफेक्ट या मैक्सिमल इफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? पीक इफेक्ट, यानी कि जब मेडिसिन अपने पीक रिस्पांस पर पहुंच जाती है, यानी कि मेडिकेशन हमने दी और वो उसने बीमारी जो है वो ख़त्म कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि मेडिसिन ने अपना मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, यानी कि पीक इफेक्ट प्रोड्यूस किया है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये छोटी छोटी कुछ डेफिनेशन है, देखें। ऑनसेट क्या होता है, पीक क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होता है, डोजेज क्या होती है। ऑनसेट से सिंपल याद रखिएगा कि जब मेडिकेशन अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है, अब आपने पैनाडोल दी, पैनाडोल ने पेन कम करना शुरू कर दिया 10 मिनट के बाद, तो ये ऑनसेट क्या होगा उसका? 10 मिनट उसका ऑनसेट होगा। ठीक है जी, पेन कम करना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो ऑनसेट होगा उसका। अच्छा, पीक क्या होगी? मेडिसिन रीचेज मैक्सिमम इफेक्टिवनेस स्ट्रेंथ। पीक क्या होगी? जब पैनाडोल आपने दी, 10 मिनट के अंदर उसने अपना काम शुरू कर दिया और 20 मिनट के अंदर जो है वो उसका पेन ख़त्म हो गया, तो हम कहेंगे कि जो 20 मिनट था वो उसकी पीक थी। समझ आ रही बात? अच्छा, अब ड्यूरेशन क्या होती है? ड्यूरेशन ये होती है कि हाउ लॉन्ग द इफेक्टिवनेस या इफेक्ट लास्ट, यानी कि आपने 2 पैनाडोल दी और पेशेंट जो है वो 8 घंटे तक पेन से फ्री रहा, तो उसको हम कहेंगे कि ये पैरासीटामोल की ड्यूरेशन थी। समझ आ गई बात? ऑनसेट जब काम शुरू करे, पीक जब मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाए, बिल्कुल दर्द ख़त्म हो जाए, और ड्यूरेशन और कितने टाइम तक ख़त्म रहता है, तो वो क्या है? ड्यूरेशन कहलाती है। ठीक है जी। अच्छा, डोज क्या होती है, डोजेज क्या होती है? डोज आप सिंपल याद रखिएगा, जब हम किसी को एक दफ़ा के लिए मेडिसिन देते हैं, उसके बाद नहीं देते, एक दफ़ा के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो डोज कहलाती है। क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड एट वन टाइम। और डोजेज क्या होती है? जब आप उसको बोलो कि आपने पैनाडोल दिन में 3 दफ़ा खानी है या 3 दिन तक दिन में 1 दफ़ा खानी है, तो जब हम उसको टाइम बीच में लेकर आते हैं कि इतने टाइम तक आपने ये खानी है, तो उसको हम कहते हैं ये इसकी डोजेज है। ठीक है जी। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि हम सारे मेडिकल से रिलेटेड है, हमें पता है कि ड्रग्स के जो हैं वो 3 नाम होते हैं। ठीक है, एक केमिकल नेम, दूसरा जेनेरिक, तीसरा ब्रांड नेम। केमिकल नेम क्या होता है? इट शोज़ द स्ट्रक्चर। केमिकल का मतलब ये कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। जैसे यहाँ मिसाल के तौर पर N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल, हाइड्रोक्सीफिनाइल इसके अंदर मौजूद है। कोई मेडिसिन है, इसके अंदर हाइड्रोक्सीफिनाइल मौजूद है। ठीक है जी, तो ये क्या है? केमिकल नेम है। अच्छा, जेनरिक नेम क्या होता है? यूज इन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ड्रग। जब लिस्ट जारी होती है, ऑफिशियल लिस्ट जारी होती है, तो उसका जो है एक नाम रखा जाता है मेडिसिन का। तो यहाँ पर जो है ये पेन किलर है, तो इसका जो एसिटामाइनोफिन है, ये इसका जेनरिक नेम मौजूद है। और जो ब्रांड नेम है वो किसी भी नाम के साथ आ सकता है। यूज बाय ऑनर, यानी कि जो भी कंपनी बना रही है वो अपने नाम के साथ कोई भी नाम सजेस्ट करके उसको मार्केट कर सकती है, तो उसको हम कहते हैं ब्रांड नेम। जैसे कि टाइलेनॉल, ये जो है ये ब्रांड नेम है। इसका जो जेनरिक नेम है वो एसिटामाइनोफिन है, और इसका जो केमिकल नेम है वो है N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल। ठीक है जी, ये इजी है, आपको पता है। अच्छा, ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? मतलब कि ड्रग्स कहाँ से और कैसे कैसे बनती हैं, किस किस तक किस किस प्रोसेस के बाद जो है वो हम तक पहुँचती है। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री जो है वो इसके अंदर बायो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अंदर से केमिकल्स, फार्मूलाज वगैरह को जो है वो आपस में सिंथेसिस किया जाता है उसका। ठीक है जी, जहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, सिंथेसिस एंड प्योरीफिकेशन। सिंथेसिस की जाती है और उसकी प्योरीफिकेशन की जाती है केमिकल्स की। उसके बाद उसकी फॉर्मुलेशन की जाती है, फार्मूलाज बनाए जाते हैं कि कितना फार्मूला जो है वो कितना किस किस चीज़ के लिए चाहिए होता है। उसके बाद एनिमल फार्मा, यानी कि वो एनिमल्स पे चेक होते हैं, माइस वगैरह पर और वगैरह पर जो है वो इस तरह चेक होते हैं। ठीक है, एनिमल फार्मा से बाद आता है हमारे पास एनिमल टॉक्सिसिटी, यानी कि अगर किसी एनिमल पर वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, और वो क्यों कर रहा है, तो उसकी चेंजेस जब ये टॉक्सिसिटी ख़त्म कर देते हैं, तो फिर उसके बाद स्टडीज़ इन ह्यूमन, यानी कि वो ह्यूमन्स को जो उसके ऊपर स्टडीज़ करते हैं। और जो मोस्ट कॉमनली जो उनके पास ह्यूमन मौजूद होते हैं, वो जो कैदी होते हैं, ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो जो कैदी होते हैं उन पर जो है वो मेडिसिन यूज़ की जाती है ताकि पता चले कि ह्यूमन पर कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। और ख़ास तौर पर वो कैदी जो इनको सज़ाए मौत हो चुकी होती है, तो फांसी पर लटकाने के बजाय वो उनको कुछ मेडिसिन खिला देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता जो है मेडिकेशन ख़राब हो गई या जो है कोई मसला कर गया, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर गया, तो बंदे ने तो वैसे ही मरना था। और अगर मेडिकेशन ठीक काम कर गई, तो फिर उसके बाद क्या होता है? ड्रग अथॉरिटीज़ के पास जाती है, जैसे कि USP फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंटर फार्माकोपिया, ड्रग अथॉरिटीज़ के पास जाता है। वो उसको चेक करके उसके बाद मार्केट कर देते हैं। तो ये क्या है? ड्रग डेवलपमेंटल प्रोसेस कहलाता है पूरा।
अच्छा जी, उसके बाद ड्रग फॉर्म्स हमारे पास किस किस फॉर्म के अंदर मौजूद है सबको पता है। टैबलेट्स होते हैं, कैप्सूल होते हैं, एरोसोल्स होते हैं। एरोसोल का मतलब स्प्रे होता है, ठीक है। इंजेक्शन होते हैं, सस्पेंशन यानी कि पाउडर वाली जो दवाइयाँ होती हैं, क्रीम्स होते हैं जो ऊपर लगाते हैं, इन्फ्यूजन यानी कि जो IV के थ्रू देते हैं, और सोल्यूशन जो कि हमारे पास नॉर्मल स्लाइन, रिंगर, लेटेड वगैरह जो है वो भी IV के थ्रू देते हैं, ठीक है जी। ये आपको पता है सारी चीज़ें। तो हमने जो है दो चीज़ें पढ़ी थी, एक का नाम था फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरे का नाम था फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या था कि बॉडी जो है वो किस तरह से हैंडल कर रही है, और फार्माकोडायनेमिक्स क्या था कि ड्रग्स किस तरह जो है वो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। इसको आसान याद रखने का ये तरीका है कि आप देखें फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर डी आता है, फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर डी आता है, तो आप उससे याद रखेंगे ड्रग्स कैसे अफेक्ट कर रही है, ड्रग्स से स्टार्ट करें, ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर कुछ भी नहीं आता तो फिर वो आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं, इसका उल्टा याद रख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ड्रग्स एक्ट कर रही है तो वहाँ पर बॉडी ड्रग के ऊपर एक्ट कर रही होगी। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यानी कि कौन कौन से रूट्स हैं जो है हम दे सकते हैं। इंटरनल रूट्स क्या होते हैं, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, यानी कि जो इन्वेसिव नहीं होते, ठीक है, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। अच्छा, पेरेंटरनल क्या होते हैं जो कि हम इन्वेजन करते हैं, यानी कि इंट्रावेनस हो गया, IG हो गया, IM हो गया, सब क्या है, सबक्यूटेनियस हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया यानी कि जो पेट पे लगाते हैं, ठीक है, तो ये पेरेंटरनल कहलाती है। और टॉपिकल जो कि बाहर से अप्लाई करते हैं, यानी कि इंट्रानेजल, नेजल के अंदर गया, इनहेलेशन हो गई, इंट्रावाजाइनल जो कि बाहर से अप्लाई करते हैं, कोई सुराख नहीं करते हम किसी भी बंदे में, तो ये क्या है, इंटरनल, यानी कि जो ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल देते हैं। पेरेंटरनल जो कि इन्वेसिव प्रोसीजर है, और टॉपिकल जो कि बाहर से लगाते हैं, क्रीम्स वगैरह भी टॉपिकल के अंदर आती हैं, ठीक है। ये रूट्स हो गई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। अच्छा, अब फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर जो है 4 चीज़ें होती हैं कि बॉडी जो है वो ड्रग को किस तरह हैंडल कर रहा होता है। तो बॉडी सबसे पहले क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन। ए से क्या है, एब्जॉर्प्शन। बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब किस तरह करेगी, आपने मेडिकेशन खाई, ठीक है, वो हमारे GI ट्रैक के ज़रिए होते हुए स्टमक में गई, और वहाँ से जो है वॉल्स के ज़रिए अंदर बॉडी के डिज़ोल्व होती गई, ये एब्जॉर्प्शन है, सिंपल एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। ब्रांचेज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स दैट डिस्क्राइब ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब एब्जॉर्ब तो हो गई, लेकिन अब एक जगह से दूसरी जगह ड्रग का ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरी जगह ड्रग का ट्रांसफ़र होना जहां उसकी नीड है, उसको हम कहेंगे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंग्लिश का वर्ड है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, एग्जांपल क्या है इसकी, एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब देखिए, मैनी ड्रग्स बाउंड टू सर्कुलेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्बुमिन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लोब्यूलिन एटसेट्रा फॉर द रिएक्शन। अब जो है हमारा एब्जॉर्प्शन तो हो गई, हमने ड्रग खा ली, वो ब्लड के अंदर आ गई। अब ब्लड के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन के एग्जांपल क्या है, एल्बुमिन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लोब्यूलिन एटसेट्रा। तो ये क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं उस ड्रग को अटैच होने में। ये देखें, ड्रग आई, ये वेसल है हमारी, ब्लड वेसल है, ये ड्रग यहाँ प्रोटीन के साथ अटैच हुई, प्रोटीन के साथ अटैच होने के बाद ये गई सेल के पास, टारगेट सेल के पास, और ये प्रोटीन यहाँ से अलग होकर ड्रग को यहाँ छोड़ के चली गई। समझ आ रही बात। तो ये इसने प्रोटीन ने क्या किया, ड्रग की हेल्प की टारगेट सेल पर पहुंचने की, तो इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। यानी कि ड्रग के साथ प्रोटीन जो है वो बाइंड हुआ, उसने रिसेप्टर के पास पहुंच के, सेल के पास पहुंचकर ड्रग को रिसेप्टर के पास छोड़ दिया, और यहाँ पर जो ड्रग है उसने सेल्स के ऊपर अपना काम परफॉर्म करना शुरू कर दिया। समझ आ गई। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, किसके थ्रू, प्लाज्मा प्रोटीन के जरिए। अच्छा, अब 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, फ्री ड्रग, बाउंड ड्रग। फ्री ड्रग जैसे कि आपको पता है, फ्री से पता चल रहा है कि फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होगा। फ्री ड्रग जो है वो खुद ब खुद काम करना शुरू करेगा, उसको किसी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होगी। और बाउंड ड्रग क्या होगा, वो इनएक्टिव होगा, यानी कि जब कोई प्रोटीन उसके साथ अटैच होगा तब ही वो जाकर टारगेट सेल पर अटैच हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ADME के अंदर हमने ए बात कर ली एब्जॉर्प्शन, डी बात कर ली डिस्ट्रीब्यूशन, एम से हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ड्रग आपने खाई, उसको जो है पास होते होते ब्लड के अंदर पहुंचते पहुंचे और टारगेट सेल पर पहुंचते पहुंचे बहुत सारे मेटाबॉलिज्म के ज़रिए वो गुजरा है। मेटाबॉलिज्म के ज़रिए यानी कि टूटना, बनना, इस सब प्रोसेस के ज़रिए वो गुजरा है और टारगेट सेल पर जाकर अटैच हुआ है। तो अच्छा, मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होती है, साइट कौन सी है इसकी, यानी साइट का मतलब जगह कौन सी है जहाँ पर मेटाबॉलिज्म होती है। तो लिवर सीक्रेट्स एंजाइम एंड हैव स्पेसिफिक साइटोक्रोम P450 पाथवे फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी कि लिवर के अंदर, इसको आसान अल्फाज में समझिएगा कि लिवर के अंदर जो है हमारे पास ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म होती है, और लिवर जो है कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि जिसके नाम क्या है, साइटोक्रोम। ठीक है, ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है ड्रग की।
अच्छा, 80% ऑफ द ड्रग्स आर इनएक्टिव व्हेन दे एंटर द बॉडी बिकम एक्टिव प्रोडक्ट। 80% जो ड्रग्स जो है हम लेते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, इनएक्टिव का मतलब क्या है, बाउंड ड्रग्स होते हैं। तो इनएक्टिव होते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं और वो प्रोटीन जो है वो उनको एक्टिव कर देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये जो है हमारे पास जो लिखा हुआ है, इसको हम अगर शॉर्ट में बोलें तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर प्रोड्रग्स। प्रोडक्ट्स हमने पहले वीडियो के अंदर बात कर ली थी कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। एक्सक्रीशन, बाहर कैसे निकलेगा ड्रग, तो ड्रग्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी आइदर इन अनचेंज पेरेंट फॉर्म और मेटाबोलाइज। ठीक है, यानी कि क्या है, एक्सक्रीशन कैसे होगी ड्रग्स की, या तो वो अनचेंज होगी, जैसे हमने खाई वैसे ही निकल गई, ड्रग ने कोई अपना काम ही नहीं किया, और या तो है वो मेटाबोलाइज हो जाएगी, बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज हो जाएगी, टूट जाएगी और जो है अपना काम परफॉर्म करके उसके जो बाकी रेजिड्यू है वो निकल जाएगा। किसके ज़रिए, रूट्स आर किडनी, यूरिन के ज़रिए पास हो सकता है, GIT स्टूल के ज़रिए पास हो सकता है, स्किन स्वेटिंग के ज़रिए पास हो सकती है, आइस के ज़रिए यानी कि टेयर्स के ज़रिए बाहर निकल सकती है। तो हमने 4 चीज़ें पढ़ी, ADME, A एब्जॉर्प्शन कैसे हुई, D डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करके वो अपने टारगेट सेल पर पहुँचता है। मेटाबॉलिज्म कैसे हुई, मेटाबॉलिज्म ऐसे हुई कि वो लिवर के अंदर गया, लिवर ने जो है एंजाइम सिक्रीट किए साइटोक्रोम P450, तो उसने क्या किया, ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर दिया और टारगेट सेल पर पहुंचने दिया। तो एक्सक्रीशन उसके बाद क्या होगी, सबसे लास्ट पार्ट जो है वो एक्सक्रीशन का होगा। ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, या तो अनचेंज फॉर्म में बाहर निकलेगी या मेटाबोलाइज हो जाएगी। कौन कौन सी रूट से निकलेगी, यूरिन से निकल सकती है, स्टूल से निकल सकती है, स्वेटिंग से निकल सकती है, टेयर्स से निकल सकती है। तो यहाँ पर एक्सक्रीशन भी कंप्लीट हो गया है। अब जो है यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है कि इसको हम कहते हैं प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। अब आसान अल्फाज में ये समझिएगा कि ये एक ऐसा फिनोमेना है, ऐसा काम है जिसके अंदर हमने ड्रग ली, वो जो है मुख्तलिफ जगहों से पास होकर बिल्कुल स्मॉल कंसनट्रेशन के अंदर बॉडी के अंदर चली जाए, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखिए यहाँ पर ड्रग हमने ली, बड़ी थी, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गई तो उसके ऊपर एक्ट किया HCl वगैरह ने और स्टमक के जूसेस ने, तो ये इसकी ये साइज़ रह गया। ठीक है, बिल्कुल रिड्यूस हो गया। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात वो गई हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर। ये हेपेटिक पोर्टल, हेपेटिक मतलब लिवर, पोर्टल वेन मतलब वो वाला वेन जो कि लिवर तक ब्लड पहुंचाता है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए ये लिवर तक गई, देखिए साइज़ और रिड्यूस हो गया, और लिवर से जब ये मेटाबोलाइज होकर बॉडी के अंदर जाएगी तो बिल्कुल स्मॉल कंसनट्रेशन के अंदर ड्रग रह जाएगी। तो उसको हम कहते हैं ड्रग कि यहाँ से स्टार्ट होना, बिल्कुल स्मॉल कंसंट्रेशन के अंदर बॉडी सर्कुलेशन के अंदर पहुँचना, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वो वाला फिनोमेना जिसके अंदर जो है वो ड्रग जो है वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है उसकी कंसंट्रेशन बॉडी के सर्कुलेशन में पहुँचने तक, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं इसको। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हैं, एंजाइम्स ऑफ GI ट्रैक, यानी कि एंजाइम जो GI ट्रैक से निकल रहे हैं, हेपेटिक एंजाइम जो कि लिवर से निकल रहे हैं, बैक्टीरियल एंजाइम जो कि हमारी नॉर्मल फ्लोरा जो होती है बॉडी के अंदर वो जो है एंजाइम प्रोड्यूस कर रही होती है, तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अगर इंक्रीज़ करेंगे, देखें अगर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, ड्रग जो है उसकी कंसनट्रेशन बिल्कुल लो होती जाएगी, बिल्कुल माइन्यूट कंसनट्रेशन रह जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक ड्रग है जो क्या होती है, यूज़ करते हैं हम चेस्ट पेन और लोअरिंग ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम ये ओरली देते हैं तो ये बिल्कुल इनएक्टिव होती है। ठीक है, ओरली जब हम देते हैं तो क्या होता है, लिवर के अंदर गई, लिवर ने अपना जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बॉडी के अंदर गई, बॉडी ने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने अपने जूसेस क्रिएट करके उसको बिल्कुल स्मॉल कर दिया, और फिर हेपेटिक पोर्टल वेन तक पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल मतलब कम हो गई, 10% रह गई। हेपेटिक पोर्टल वेन से लिवर तक पहुँचने तक बिल्कुल 5% रह गई, और लिवर से बॉडी में जब पहुँचेगी तो बिल्कुल 0% रह जाएगी। तो टोटली इनएक्टिव हुई बॉडी के अंदर, उसने कोई काम नहीं किया जब हमने क्या किया, उसको ओरली दिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो डायरेक्ट क्या करते हैं, IV के थ्रू देते हैं ताकि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बच जाए, आराम से जो है वो बॉडी के अंदर पहुंचकर चेस्ट पेन को कम करे और BP को कम करें। तो स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली कि हमारे पास जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसकी 4 चीज़ें हैं, सब ब्रांचेस हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। हमने बात कर ली किस किस तरह से होता है। उसके बाद हमने उनके बीच में बिल्कुल इसी टॉपिक के नीचे, फार्माकोकाइनेटिक्स के टॉपिक के नीचे हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का, जो कि क्या करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर कंसनट्रेशन ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल स्मॉल हो जाती है बॉडी के सर्कुलेशन तक पहुँचने तक। ठीक है, हमने ये सब चीज़ें जो पढ़ी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर पढ़ी, और आपको याद रहना चाहिए कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या था, कि बॉडी किस तरह से जो है ड्रग पर एक्ट कर रही है।
सही है। अच्छा, अब हम जो बात करेंगे फार्माकोडायनामिक्स की कि ड्रग्स जो है वो बॉडी पर किस तरह इफेक्ट करता है, सेल्स के ऊपर किस तरह अटैच होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, फार्माकोडायनामिक्स क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का क्वांटिटेटिव या थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो हम इसके अंदर देखते हैं, फार्माकोडायनामिक्स के अंदर देखते हैं। तो ड्रग्स जो है वो सेल के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, इन विच द ड्रग अटैच एंड इफेक्ट द सेल और सेल वॉल। ये ड्रग है, ये सेल है। ड्रग जो है इस सेल वॉल के साथ अटैच होगा या डायरेक्टली सेल के अंदर जाएगा किसी भी चैनल के जरिए। समझ आ रही है बात? देखें, ड्रग्स आइदर अटैच विद द सेल रिसेप्टर सच एज एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर और एपिनेफ्रिन रिसेप्टर। एसिटाइलकोलाइन ये रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेल के ऊपर इस तरह के बने हुए होते हैं, ये इस तरह के बने हुए होते हैं। तो ड्रग्स क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। या तो अटैच हो जाते हैं या क्या करते हैं, बिल्कुल अंदर चले जाते हैं, सेल वॉल के अंदर चले जाते हैं। कैसे जाते हैं देखें, ड्रग्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस आइंस चैनल्स एंजाइम कैरियर्स। यानी कि देखिए यहाँ पर कुछ चैनल्स नजर आ रहे हैं ब्लू ब्लू में, ये चैनल्स हैं यानी कि पाथवेज हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पाथवेज हैं, रास्ता बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ यहाँ पर सोडियम जो है वो इनसाइड होता है, यहाँ पर पोटेशियम जो है वो आउटसाइड होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब ड्रग्स जब आता है तो वो इस चैनल को क्रॉस करने की कोशिश करता है और इस चैनल को क्रॉस करके किसी भी वजह से वो क्रॉस कर लेता है और जो है वो बॉडी के अंदर आ जाता है। ये देखें, सेल के अंदर जो है वो ड्रग आ गया है और इसने जो है अपना काम अब ये शुरू करने वाला है। तो यहाँ पर बेसिकली बात बताने का मकसद ये है कि ड्रग्स जो है या तो सेल के ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस करेगा, या जो है वो ड्रग इन चैनल्स के ज़रिए, आयन चैनल्स, एंजाइम कैरियर, सोडियम पोटेशियम पम्प, प्रोटॉन पम्प, एसिटाइलकोलाइन, इस्ट्रेज, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, तो इन चैनल्स के ज़रिए ये सारे जो चीज़ें हैं ये मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती हैं और ये जो है ड्रग्स को पास होने के लिए मदद करती हैं, जो ड्रग्स इनके लिए सूटेबल होती हैं। सबको पास नहीं होने देती, बल्कि जो ड्रग्स इनके लिए सूटेबल होती है उनको पास होने देती है और इफ़ेक्ट करवाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं आज के लेक्चर के अंदर और ये हमारा इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट था। तो इसको जो है हम समराइज़ करते हैं कि एक फार्माकोकाइनेटिक्स होती है, एक फार्माकोडायनामिक्स होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या क्या था कि जो है बॉडी ड्रग्स को किस तरह से हेल्प करती है, बॉडी जो है ड्रग्स को किस तरह से अपने अंदर लेके जाती है, सर्कुलेशन में किस तरह से पहुंचाती है। और दूसरा हमने फार्माकोडायनामिक्स के अंदर पढ़ा के ड्रग जो है वो सेल के साथ किस तरह से अटैच होता है, या तो सरफेस पर अटैच होगा या इन्फ्लुएंस करेगा सोडियम पोटेशियम चैनल्स को, एंजाइम्स को और कैरियर्स को, तो वो इनको अलाउ करेंगे सेल के इनसाइड आने में और फिर ये इनसाइड आकर अपना काम परफॉर्म करेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।